आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर और 45 मीटर है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई हमें पता है। लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 45 मीटर। अब आगे से लंबाई के समांतर, ये वाली है ना लंबाई, इसके समांतर एक रास्ता बनाया गया है और रास्ते की चौड़ाई कितनी? 3 मीटर। अगर इस रास्ते की हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी? 3 मीटर। एक चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाएगा तो चौड़ाई तो ये है ना 45 मीटर, इसके समांतर एक और रास्ता बनाएगा। ये जो चौड़ाई के समांतर रास्ता बनाया गया है, इसकी चौड़ाई के बारे में बताया कितने मीटर है? 4। आपसे पूछा ये जो रास्ता बना हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना? अब पता है क्या, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर जैसे हम जो लंबाई के समांतर आपने रास्ता बनाया, पहले उसका क्षेत्रफल निकालिए, उसके बाद जो चौड़ाई के समांतर बनाया फिर उसका क्षेत्रफल, दोनों का अलग अलग निकालना है। आप देखो पता ऑब्जर्व करिए, लंबाई के समांतर अगर रास्ता बनाएंगे तो वो रास्ता उतनी ही लंबाई का बनेगा जितनी इस मैदान की लंबाई। मैदान कितने मीटर लंबा है? 60 मीटर। तो ये जो रास्ता बनेगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी कितना होगा? 60 मीटर। और रास्ते की चौड़ाई कितनी? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अगर इस मैदान की लंबाई 60 मीटर है तो इसके समांतर जो रास्ता बनाया जाएगा उसकी भी लंबाई कितनी होगी? 60। चौड़ाई सवाल में दे रखी 3 मीटर, तो 60 और 3 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस रास्ते का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 180 वर्ग मीटर या स्क्वायर। ठीक। दूसरा रास्ता देखिए ये वाला है, ये चौड़ाई के समांतर, तो जितनी इसकी चौड़ाई होगी उतनी ही इस रास्ते की लंबाई होगी। चौड़ाई कितने मीटर है? 45। तो ये रास्ता यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, तो इस रास्ते की भी लंबाई कितने मीटर होगी? 45। चौड़ाई कितनी है? 4। तो 45 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना देगा? 180। यानी कि दोनों रास्तों की बात करें तो क्षेत्रफल में दोनों कैसे बराबर। लेकिन आप सोच रहे हो कि दोनों रास्तों का क्षेत्रफल मिला लिया और इनको ऐड करके आंसर आ जाएगा? नहीं, क्योंकि ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये बीच वाला हिस्सा दोनों रास्तों में कॉमन नहीं आएगा क्या? इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालोगे तब भी आएगा और इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी आएगा। तो ये जो कॉमन वाला हिस्सा ये तो दोनों में गिनती आ गया, तो इसलिए एक बार माइनस कर दो। तो ये जो कॉमन रास्ता है दोनों में, ठीक है, दोनों रास्तों में जो कॉमन वाला पार्ट है उसका अगर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 4 × 3। देखो आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक कितना है और यहाँ से यहाँ तक कितना है तो ये भी एक आयत ही बना हुआ, तो 4 इसकी लंबाई हो जाएगी और 3 इसकी क्या हो जाएगी? 4 × 3 का रास्ता बनेगा ना ये, तो 4 × 3 कितना हो गया? 12। ठीक है, ये तो चीज अब इन तीनों से ही हम निकाल पाएंगे कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। भाई दोनों रास्तों का क्षेत्रफल तो प्लस होगा ही, जो उसमें कॉमन वाला पार्ट था जिसको हमने 2 बार गिनती कर लिया था उसको आप माइनस कर दो बस, क्योंकि 2 बार गिनती थोड़ी ना करना था, हमें गिनती एक ही बार करना था इसको, तो इसको 2 बार गिन लिया इसीलिए हमने एक बार क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो 360 में से 12 घटा दो तो आप रास्ते का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 348 वर्ग। यहाँ आपको कोई तरीका कोई ट्रिक नहीं रखा पाओ। अगर ये चौड़ाई दोनों में बराबर होती तो मैंने लास्ट क्लास में सवाल करा दिया था, आप डायरेक्ट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चौड़ाई अगर बराबर नहीं है फिर तो आपको पूरा सोल्यूशन पता होना चाहिए कैसे होता है। पहले आप लंबाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, चौड़ाई के समांतर रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, फिर कॉमन वाला। जी सर, अगर इसमें आप ऊपर की तरफ बनाए समांतर तो कहीं भी बना लो। अच्छा इसके बाहर ऐसा है, आप बाहर बनाएंगे भी अगर समांतर तो फिर वो काटेगा तो नहीं रास्ता एक दूसरे को कहीं। अरे भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, लिखो फिलहाल अगर पेपर में आएगा तो लिखा होगा रास्ता जो होगा मैदान के अंदर बनाएगा। ठीक है, जब ऐसा होता है ना रास्ता बाहर बनाना होता है तो बोला जाता है मैदान के चारों ओर रास्ता बने। अब चारों ओर बनाने का मतलब ये है कि इसके चारों ओर बाहर से ही रास्ता बन सकता है, अंदर थोड़ा ना बनाओगे रास्ता। इसमें कहीं ये नहीं बताया गया है। अरे भूल गए होंगे, नहीं
दूसरी चीज ये है कि कई बार ऐसा लिखा जाता है कि लंबाई और चौड़ाई के समांतर दो रास्ते बनाए गए जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो ऐसा तभी संभव है जब रास्ते कहाँ बने होंगे? 40 × 28 मीटर का एक आयताकार मैदान है। मीटर इसकी लंबाई है और 28 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके अंदर एक वृत्ताकार पार्क बनाया गया, लेकिन एक चीज भूल दिया गया कि अधिकतम क्षेत्रफल का होता है। अधिकतम क्षेत्रफल जब बोलते हैं इसका मतलब जितना बड़ा वृत्ताकार पार्क बना सकते हो, संभव है जितना बड़ा बनना है उतना बनाना। तो वृत्त इसके अंदर ही रहना चाहिए, इससे बाहर नहीं आना चाहिए ना, तभी तो आप इसके अंदर वृत्ताकार पार्क बना पाएंगे। ऐसे तो कोई बात नहीं, आप इससे बड़ा वृत्त बना लोगे तो बाहर निकल जाएगा। अब आप खुद सोचो, थोड़ा सा आप सोचिए, चारों भुजाओं को टच करता है। अब अगर चारों भुजाएं बराबर होती तब तो वृत्त चारों भुजाओं को टच करता है, लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं है, आयत है, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। उस केस में जो वृत्त है इसकी बड़ी भुजा को टच करेगा लेकिन छोटी भुजा को टच नहीं करेगा। आपका जो वृत्त बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, बड़ी भुजा को तो टच करेगा लेकिन छोटी भुजा को टच नहीं करेगा। क्योंकि पता है क्या, इस वृत्त की अगर हम बात करें तो ये वृत्त 28 मीटर से ओवर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 28 मीटर से ज्यादा अगर ये ओवर गया तो फिर वृत्त कहाँ जाएगा? बाहर चला जाएगा। जबकि आप देखो इसकी लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई कितनी है? 28 मीटर। तो जो छोटी वाली भुजा है ना, उतनी चौड़ाई का ही वृत्त बना सकते हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर होती तब चारों भुजाओं को टच करता है, जैसे वर्गाकार होता है मैदान तो चारों भुजाओं को टच करता है। लेकिन यहाँ पर आप सोच के देखो, अगर इन दोनों भुजाओं को मैं टच कराऊंगा वृत्त में, तो उस वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 40 मीटर। और 40 मीटर हो जाएगा तो इधर तो दूरी ही नहीं है इतनी, ये तो 28 मीटर ही है, तो बाहर निकल जाएगा। तो आप ये समझ लो, जब भी किसी आयत के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त बनाया जाए तो आप वृत्त की त्रिज्या डायरेक्ट निकाल लेना। जो वृत्त की त्रिज्या होगी, जितनी इसकी चौड़ाई होगी आयत, ये चौड़ाई तो व्यास है। अगर हम बात करें तो ये जो 28 मीटर है, ये 28 मीटर क्या होगा? इसका व्यास ही तो होगा। तो आप क्या करेंगे, चौड़ाई को 2 से डिवाइड कर देना, त्रिज्या पता लग जाएगी। चौड़ाई 28 है, 28 को 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि ये जो वृत्ताकार पार्क बनाया गया है इसकी त्रिज्या कितनी है? 14। अब चाहे इसको आप डायरेक्ट याद रख लो इस बात को, या फिर आप चित्र बना के समझ में आएगा तो चित्र बना। आयताकार मैदान के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वृत्त बनाओगे तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा उसकी चौड़ाई की आधी ही। अब ये बोल क्या रहे हैं? ये बोल रहे हैं पार्क को छोड़कर शेष भाग में 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सफाई करने का खर्चा बताइए। तो शेष भाग का मतलब यही वाला तो है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है यही तो शेष भाग होगा पार्क को छोड़कर। ठीक है, अब खर्चा निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? पहले आप देखो खर्चा दे किस तरीके से रखा, वर्ग मीटर में, और वर्ग मीटर में जब आपको खर्चा दे रखा है इसका मतलब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये जो शेष भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो पहले क्या करें, जो आयताकार मैदान, डायरेक्ट अगर इस बचे हुए हिस्से का शेष भाग का क्षेत्रफल निकालोगे आप, तो आपको क्या करना होगा? आयताकार मैदान है तो पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालो, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना है मेंसुरेशन में आप किसी इस तरीके की आकृति का क्षेत्रफल निकाल पाओ। आयत का तो निकाल सकते क्षेत्रफल, आयत का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। और इसके बाद अगर आपको इस बचे हुए हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है तो ये जो अंदर वाला वृत्ताकार पार्क है, इस पार्क का क्षेत्रफल इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। पूरे का निकाल लो क्षेत्रफल, उसके बाद पार्क का क्षेत्रफल क्या कर लो? माइनस कर दो। तो आपके पास जो पार्क है वो वृत्ताकार है, ये जो वृत्ताकार पार्क बना हुआ है जिसका क्षेत्रफल हमें काउंटिंग ही नहीं करना है क्योंकि बचे हुए हिस्से का लेना है। तो वृत्ताकार पार्क है और इस पार्क का क्षेत्रफल इसमें से आप क्या कर लो? माइनस। देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आयत की लंबाई कितनी? 40, चौड़ाई कितनी है? 28। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता है कि जब आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान तो हमें 22/7 लगाना है। आर की वैल्यू कितनी? 14। अगर 7 से हम 14 को डिवाइड करेंगे तो कितना बार आ गया? 2 बार। अब आप इसको सॉल्व करो। देखो 14 × 2 28 तो यहाँ भी आ रहा है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना देगा? 14 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 28। तो 28 को आप इसमें से क्या कर लो? कॉमन। यहाँ क्या बचेगा? 40 माइनस यहाँ क्या बचेगा?
अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लो, इतना बड़ा इशू नहीं। 40 में से 22 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 18। 28 और 18 को मल्टीप्लाई करो। 18 × 8 144, 36 और 14 को अगर जोड़ेंगे तो 500। यानी कि ये जो शेष बचा हुआ हिस्सा है, इस बचे हुए हिस्से का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 504। अब खर्चा निकालना है। खर्चा आपको बता दिया 1 वर्ग मीटर का, प्रति वर्ग मीटर का मतलब 1 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 50। तो अगर आपको 504 वर्ग मीटर का खर्चा निकालना है तो क्या करेंगे? 504 का हिसाब आपको लगाना है 50 के हिसाब से। 50 से मल्टीप्लाई तो करना होगा। 1 वर्ग मीटर का खर्चा तो दे रखा है 50 रुपए, 504 वर्ग मीटर में 50 से आप मल्टीप्लाई कर लो। 5 × 4 20 और 5 × 5 25। तो इसका जो टोटल खर्चा आएगा वो कितना आ जाएगा? 25,200। मैदान की चौड़ाई आपको दे रखी कितनी? 25 मीटर। और खर्चा भी दे रखा है। खर्चा दे रखा है 80 पैसा प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से। जो खर्चा बनता है ना मैदान का, वो कितने रुपए बनता है? 60 मीटर आएगा। ठीक है। अब 1200 रुपए खर्चा है, क्षेत्रफल नहीं है, ये बात आप याद रखना। इस बात को पहले समझो। 80 पैसा का मतलब क्या होगा? 80 को 100 से भाग करो। अगर 80 को 100 से भाग कर लेंगे तो याद आएगा 4/5। 100 से भाग करेंगे तो अब ये क्या बन गया? रुपए। पैसे का था, इसको हमने रुपए में चेंज कर दिया। 4/5 रुपया हो गया। और आपको आगे बताया गया कि जो खर्चा है वो आपको प्रति वर्ग मीटर देना है। अब ये तो हो गया रेट कि 4/5 रुपए 1 वर्ग मीटर का खर्चा आया, और टोटल खर्चा कितना आया? 12। देखिए टोटल खर्चा है 1200। जो आपका रेट है, दर है, उससे आपको करनी पड़ेगी डिवाइड। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो खर्चा आपको वर्ग मीटर में दे रखा है, वर्ग मीटर में खर्चा दे रखा है, तो वर्ग मीटर पता लग जाएगा। ये जो आयताकार क्षेत्र है, ये आयताकार मैदान है, ये इसका एरिया कितना है। भाई अगर वर्ग मीटर में खर्चा दे रखा है तो एरिया ही तो आएगा नहीं। तो टोटल खर्चा 1200 रुपए, 1 वर्ग मीटर में 4/5 रुपए खर्च हो रहा है। तो 4/5 से आप केवल मल्टीप्लाई करो। 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 300 और 5 इधर आने का मल्टीप्लाई। 300 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 1500। इसका मतलब ये जो आयताकार मैदान था, इसका क्षेत्रफल कितना था? 1500 वर्ग मीटर। जब क्षेत्रफल आ गया तो लंबाई पता है, सॉरी चौड़ाई पता ही। क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला अगर आयताकार मैदान है। तो लंबाई हमें पता करनी है, चौड़ाई हमको कितनी दे रखी? 25। एरिया हमने निकाल दिया, कितना आ रहा है? 1500। अगर 25 से 1500 को डिवाइड करेंगे तो 25 का 6 बार 150 हो गया। यानी कि जो लंबाई है इस मैदान की वो कितने मीटर होगी? 60 मीटर। सर ये मतलब यहाँ पे 22/7 लगाया है, जैसे अगर उसका पाई में दिया होगा पहले तो ये नहीं लगाएंगे? तो नहीं लगाना, पहले लगाइए। देखो आपको पाई का मान लगाना होगा तो आप निश्चिंत रहो, पेपर में लिख के आएगा कि मान लिया जाए पाई बराबर 22/7 या 3.14 जो भी हो। अगर वो ऑप्शन देख लेना, अगर ऑप्शन में आपको पाई का मान लगा हुआ नहीं दिख रहा है तो मत लगाना। पहले पता है क्या एकेडमिक में ये होता था कि अगर आपने पाई का मान नहीं भी लगाया तब भी आपका आंसर गलत निकल सकता था। कोई क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई का मान लगाओ 22/7, तब तो लगाना कंपलसरी है। अगर दे नहीं रखा है तो आप पाई का मान लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं। अगर आपका आंसर कैलकुलेशन सही है तो उसका नंबर नहीं कटेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो ऑप्शन मैच कराना होगा।
वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का एक खर्चा दे रखा है 912। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं 1 मीटर का जो खर्चा है कितने रुपए? 12। तो अगर 912 को 12 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 × 7 84, 7 बचेगा, 12 × 6 12। इसका मतलब जहाँ पर भी आपने बाड़ लगाई है वो कितने मीटर हो गई? 76। हमें बताया था टोटल खर्चा और रेट से डिवाइड किया तो पता लग जाएगा कि अगर आप मीटर के हिसाब से खर्चा करें तो पता लगेगा कितना मीटर होगा पूरे। तो अब आप मुझे बताइए मैदान के चारों ओर बाड़ लगाइए तो चारों ओर का जो लेंथ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप किसी मैदान के चारों ओर ये बाड़ लगा के आते हैं, चारों ओर का जो होता है ना ये लेंथ क्या होता है? परिमाप ही तो पहली बार मीटर में दे रखा है तो लेंथ होगा ही होगा। तो 12 रुपए के हिसाब से 912 रुपए खर्च किए आपने, इसका मतलब कितने मीटर होगा परिमाप? 76। बाड़ जो आपने लगाई है वो 76 मीटर की घेराबंदी की। अब ये पता है क्या है? परिमाप है। आपको पता होगा कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर ही तो होती, इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4। तो चारों भुजाएं बराबर है तो ऐड करने से बेटर ये रहेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको परिमाप 76 मीटर दे रखा है तो इसका मतलब वर्ग की जो भुजा होगी वो 4 से डिवाइड कर लो 76 को, पता लग जाएगा वर्ग की भुजा कितने मीटर की होगी? 18 नहीं 19। वर्ग की भुजा कितने मीटर होगी? 19। अब आपसे कह रहा है कि ये जो वर्गाकार मैदान है ना इसका क्षेत्रफल बताइए। आपको वर्ग पढ़ाया तब भी मैंने बताया ज्योमेट्री में भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वर्ग की साइड का क्या करते हैं हम लोग? स्क्वायर। क्योंकि लंबाई चौड़ाई तो बराबर ही रहती तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो 19 मीटर आपका वर्ग की प्रत्येक भुजा है तो इसका स्क्वायर करना है यानी कि 19 × 19। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है? 300। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो कितने मीटर आ रहा है? 361 वर्ग मीटर। अगला सवाल भी वर्ग के विकर्ण की लंबाई आपको 30 मीटर दे रखी है और आपको बताना है क्षेत्रफल। तो मैं देखो आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपको विकर्ण की लंबाई दे देना तो आप कभी भी ये कोशिश मत करना एरिया निकालने के लिए इसकी साइड निकालना। साइड निकालने की जरूरत है ही नहीं, एरिया डायरेक्ट विकर्ण से निकालने का भी आपको पता है। आपको मैंने बताया था कि अगर विकर्ण दे रखा है ना तो पहले इसका स्क्वायर कर लो और इसी को आप लोग डिवाइड कर लो किससे? क्योंकि कई बार बहुत उल्टा सीधा डेटा मिल जाता है। आपको पता लगा यहाँ पर दे रखा 29 मीटर, आप सोचते सोचते परेशान हो जाएंगे। विकर्ण दे रखा है तो पहले उसका स्क्वायर करो और 2 से क्या कर लो, क्योंकि वर्ग का जो विकर्ण होता है वो √2 × साइड होता है। तो साइड निकालेंगे तो √2 से डिवाइड करना होगा विकर्ण, फिर आप स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। विकर्ण हमारे पास 30 है तो 30 का स्क्वायर करेंगे और इसी को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 30 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है? 900। 900 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 450। ठीक है, तो सरल से सवाल हमको सरल तरीके से समझो, ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 120 वर्ग मीटर। एक और वर्ग है जिसका विकर्ण पहले वाले वर्ग के विकर्ण का √3 गुना है। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखो वर्ग में आपको पता है साइड यानी कि भुजा, या फिर अपने बात करें विकर्ण की, और या फिर आपको बात करिए परिमाप। सभी को एक साथ भुजा को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? और वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है √2 × a। परिमाप क्या होता है? 4 × आप देखो किसी में भी a की पावर में कोई चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप इसकी साइड को जितने गुना करेंगे उतने गुना इसका विकर्ण भी होगा, उतने गुना इसका परिमाप भी होगा। तो इन सब पे सेम रहता है इम्पैक्ट। आप ध्यान रख लेना कि वर्ग में इन तीनों चीजों पे सेम इम्पैक्ट रहेगा। आप किसी भी एक चीज में जितना चेंज करेंगे उतना ही चेंज बाकी पे भी होगा। अगर आप वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाएंगे ना तो ये डेफिनेटली इसका विकर्ण भी 10% बढ़ेगा और परिमाप भी 10%। लेकिन अगर हम लोग एरिया की बात करते हैं, क्षेत्रफल की, तो आपको पता है एरिया निकालने के लिए हम जो साइड होती है उसकी पावर कितनी कर देते हैं? तो आप ध्यान रखना जब एरिया की बात होगी तो अलग हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो जितने गुना आपने किया है इन तीनों में से किसी एक चीज को, एरिया उसका स्क्वायर में गुना होगा। तो आप बताइए कि दूसरा वाला जो वर्ग है, आपके पास 2 वर्ग है, आप क्या बोल रहे हो कि विकर्ण जो है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं विकर्ण की तो विकर्ण तो हमें पता है कितने गुना है? दूसरे वर्ग का विकर्ण पहले वाले वर्ग के विकर्ण का कितने गुना है? √3।
अब अगर मैं आपसे कहूं क्षेत्रफल कितने गुना होगा, तो स्क्वायर ही तो करना है, ठीक है। जितना इम्पैक्ट विकर्ण पर पड़ रहा है क्षेत्रफल पे उसके स्क्वायर में पड़ेगा, तो √3 का आप स्क्वायर कर लीजिए। जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट तो कैंसिल ही हो जाएगा, केवल बचेगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरिया है वो कितने गुना होना चाहिए। तो पहले वाले वर्ग का जो एरिया है वो कितना है, 100। पहले कितना था, 120 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। तो जो दूसरा वाला वर्ग होगा उसका एरिया इसका 3 गुना हो जाएगा। हमें जब पता है कि दूसरा वाला वर्ग जिसका विकर्ण √3 गुना है तो उसका एरिया कितने गुना होगा, 3 गुना। तो 120 का अगर 3 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 वर्ग मीटर यानी कि स्क्वायर। यही आंसर होगा जो हमारा दूसरा वर्ग था, उसका एरिया आ जाएगा 360। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √3 गुना को स्क्वायर करने में कितना टाइम लगता है, तो भी बता रहा हूं। देखो परिमाप, साइड, विकर्ण तीनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, परिमाप। अब दो वर्ग हैं, इनके परिमाप दे रखे हैं, कोई आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो रेशियो परिमाप में होगा वही रेशियो साइड में होगा। ऐसा नहीं है कि पता लगा परिमाप दे रखा पहले साइड में निकाले, तो भी बढ़िया है। आप देखिए 48 मीटर परिमाप है तो 12 मीटर ही तो होगी, पर 1 हो जाएगा। 60 मीटर परिमाप है तो 1 हो जाएगी 15 मीटर। एरिया निकालो 12 का स्क्वायर 144 और 15 का स्क्वायर 200। आप 9 से डिवाइड करो इसको, कितना आ जाएगा, 16:25। यानी कि एरिया का रेशियो 16:25 आएगा। लेकिन ये सब चीजें आप डायरेक्ट करो। आपको पता है कि दो वर्ग हैं, एक का परिमाप कितना है 48 मीटर और दूसरे का कितना है 60 मीटर। कोई दिक्कत, आप इसका रेशियो निकालो, 12 का कितना बार 4 और यहाँ 12 का परिमाप का रेशियो कितना आ रहा है 4। अब चाहे आपसे ये कहे कि वर्ग की भुजाओं में क्या रेशियो होगा, तो सेम ही होगा 4:5। अगर पूछा जाए वर्ग के विकर्णों में क्या रेशियो होगा, तो विकर्ण का भी रेशियो। ये 3 चीजें आप ध्यान रखो, इनमें सेम इम्पैक्ट रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे परसेंटेज में चेंज करो, चाहे गुना करो, चाहे रेशियो निकालो, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्षेत्रफल पे क्या होगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ 4 का स्क्वायर कर लो और यहाँ किसका 5 का। 4 का स्क्वायर तो 16 होता है और 5 का स्क्वायर 16:25 इसके क्षेत्रफल का अंतर्वृत्त और परिवृत्त का क्षेत्रफल। इसका बहुत बार रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया सवाल है, या तो आपसे रेडियस का रेशियो पूछ लेगा या फिर आपसे एरिया निकालने का, तो बहुत रेयर केस ही रहता है। तो थोड़ा सा अंतर्वृत्त और परिवृत्त और समझ ले। वर्ग ये वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर। लेकिन अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो इसके अंदर जो आप वृत्त बनाएंगे तो वो इसकी चारों भुजाओं को टच भी करेगा इस तरह से, ठीक है। अब आपको देखो इसमें अगर बात करें तो जो रेडियस होगी, आप ये बताओ, ये पूरी की पूरी साइड यहाँ से यहाँ तक तो ए दिख रही है हमें, तो रेडियस जो होगी वर्ग की जो भुजा है उसकी आधी होगी a/। कभी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो अंतर्वृत्त का, तो जो वर्ग की भुजा है उसका आधा कर लो, ये तो होगी त्रिज्या। अब अगर परिवृत्त बनाएंगे अपने, परिवृत्त का मतलब इसके बाहर से इसके वर्टेक्स को टच करता हुआ एक वृत्त। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो इसका परिवृत्त का जो सेंटर होगा वहीं पर होगा जहां पर इसके डायगोनल्स काटेंगे, ठीक है। अगर ये सेंटर हो गया तो अब आप खुद सोचो, ये इसका विकर्ण ही तो है, इस आयत सॉरी वर्ग का क्या है, ये विकर्ण। अगर ये विकर्ण है तो आप ये कह सकते हैं कि इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या, ये इसके विकर्ण की आधी होगी। और विकर्ण जो होता है हमारा वो क्या होता है, √2 × a। डिवाइड किससे करते हैं हम लोग, 2 से। तो ऐसे समझ लो, या तो आप कह लो विकर्ण की आधी होगी और या फिर आप कर लो √2a/2। आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो अगर आपसे कभी अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात पूछे, ऐसे लिखो, अंतःवृत्त की त्रिज्या r है और परिवृत्त की त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। तो परिवृत्त की त्रिज्या को कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या को स्मॉल r से। तो इनका रेशियो कैसे निकालें आपने, देखो a/2 रेशियो √2 × a/2 से a/2 अगर कैंसिल हो गया तो दोनों की त्रिज्याओं का अनुपात हमें पता लग रहा है 1:√2। ध्यान रख लेना, किसी भी वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात 1:√2। जब एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया की बात करते हैं तो त्रिज्या का तो स्क्वायर करना ही पड़ता है। आपके वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो πr² होता है। तो जो त्रिज्याओं में अनुपात होगा इसका स्क्वायर कर दो,
1 का स्क्वायर और इधर स्क्वायर किसका होगा, अंडर। स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:, कंफ्यूज मत होना, एरिया का रेशियो 1:2 होगा, त्रिज्याओं का अनुपात 1:अंडर हो जाएगा। और बच्चे कैसे होगा, ये आपका एंटर हो गया। कल बात आपको
वर्ग है 48 मीटर का परिमापक है, ठीक। तो उसकी भुजा 12 मीटर हो जाएगी, और एक वर्ग है 64 मीटर परिमापक, इसकी 16 हो जाएगी। अब इनको क्षेत्रफल के योग के बराबर है, और 12 बराबर 144 हो जाएगा, 16 सौ 256 हो जाएगा, 400 इसकी टोटल हो जाएगी, और इसको जब रूट निकालेंगे भुजा तो 20 आ जाएगी, 20 × 4 80 आ जाएगा।
दूसरी बात, इसके जो विकर्ण है ना वो बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन 90 डिग्री यहाँ पर, जहाँ पर भी इसके विकर्ण काटेंगे वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो इनके बीच में तो पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस किस में लगेगी? देखिए विकर्ण बाइसेक्ट कर लिया तो आधा ही तो विकर्ण रहेगा इस टाइम में, पहले विकर्ण का आधा प्लस दूसरे विकर्ण का आधा, पाइथागोरस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं स्क्वायर, और ये जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अगर आपको इसका एरिया निकालना हो तो विकर्ण से ही निकलेगा, d1 × d2, दोनों विकर्ण को मल्टीप्लाई कीजिए और 2 से क्या करना है डिवाइड। परिमाप की अगर अपने बात करें, जो परिमाप होता है हमारा, चारों साइड बराबर होती है, जैसे वर्ग की चारों साइड बराबर होती है, तो अगर समचतुर्भुज की चारों साइड बराबर है तो भी हम वैसे ही निकालते हैं 4 × 8। अब सवाल करते जाते हैं, जरा समझो क्या है। सर इसका क्षेत्रफल जायज से नहीं, वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसलिए हम उसका निकाल सकते हैं कोसाइन स्क्वायर, इसका 90 डिग्री नहीं होता है, इसलिए विकर्ण 90 पर काटते हैं, तो इसका नहीं निकाल सकते उस तरीके से। मतलब ये वर्ग नहीं है, ये है समचतुर्भुज जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। एक कमरे में फर्श की लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर ज्यादा है, तो पता है जनरली क्या होता है, हमें लगता है ये सवाल बहुत कठिन हो गया। अच्छा देखो, चलो हमें ना तो चौड़ाई पता है ना ही लंबाई पता है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितने मीटर ज्यादा है, 20 मीटर। तो हमने क्या किया, लंबाई को अपनी तरफ से मान लिया x मीटर, तो चौड़ाई 20 मीटर ज्यादा हो जाएगी, चौड़ाई 20 मीटर ज्यादा होगी तो प्लस 20, ठीक है। अब आप अगर एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए क्या करना होता है, लंबाई और चौड़ाई को, तो यहाँ पर आपने देखा लंबाई हमारे पास x है और चौड़ाई x + 20 है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा एरिया बन गया, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कहा है कि ऐसा है ना कि कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा एरिया में अगर आप ऐसा करते हैं, लंबाई 10 मीटर कम कर दी जाए, यानी कि x + 20 है, लंबाई को कितने मीटर कम करना है, 10 मीटर, तो 10 माइनस कर दो तो x + 10 आ जाएगा भाई, 10 माइनस करेंगे तो 20 में से ही तो 10 माइनस होगा, तो x + 10 हो गया भाई। और चौड़ाई को 5 मीटर बढ़ा दो, तो चौड़ाई 5 मीटर बढ़ा दी, यानी कि जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, x + 5। अब ये कह रहे हैं अब एरिया निकालिए, तो एरिया होता है लंबाई × चौड़ाई। अब भी अगर आप इसका एरिया निकालते हैं तो बराबर ही आता है x + 5, और यहाँ क्या आ रहा है x + 10, तो एरिया दोनों केस में बराबर आ रहा है। तो हो सकता है आपके दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, नहीं बनेगी, x² इधर भी आएगा इधर भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, x², फिर x का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20, और x का मल्टीप्लाई क्या होगा, 20x, x का मल्टीप्लाई पहले x में करिए, क्या आ जाएगा, x², फिर x का मल्टीप्लाई 10 में करिए तो 10x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई अब करना है x में तो 5x हो गया, और उसके बाद हमें 10 में मल्टीप्लाई करना है, तो 5 × 10 कितना हो गया, 50 हो गया। अब देखो भाई x² और x² ये तो कॉमन है, कट जाए, 10 और 5 कितना होता है, 15x, और 15x को 20x में से माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5x। 5x की वैल्यू अगर 50 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। आप इसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लो, एरिया आ ही जाएगा। तो देखो भाई लंबाई यहाँ पर कितनी, सॉरी चौड़ाई जो है ना वो 10 + 5 कितनी हो रही है, 15। कोई से भी निकालें, चाहे पहले वाली लंबाई चौड़ाई निकालोगे तब भी वही एरिया आएगा, बाद वाली निकालोगे तब भी वही आएगा। यहाँ पर x + 10 है तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अगर किसी भी आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, 20 × 15। 15 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो जो एरिया आएगा 20 × 15 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये तो सिंपल है भाई, एक विकर्ण हमारा 32 है और दूसरा विकर्ण कितना है, 24 है। एरिया निकालना है तो सीधे फॉर्मूला लगाना है, d1 की जगह 32 लगाना, d2 की जगह आप 24 लगाना, एरिया आ जाएगा। उसको तो आप छोड़िए, इनको देखते हैं। एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप कितना है हमारे पास, 140। आप देखो ध्यान से, परिमाप जो होता है क्या होता है, 4 × जैसे वर्ग का परिमाप होता है ऐसे ही इसका होता है। तो चारों की चारों भुजाएं बराबर होती है समचतुर्भुज में, इसलिए अगर आपको समचतुर्भुज की भुजा निकालनी है तो क्या करना होगा, जो परिमाप है ना वो एक भुजा का 4 गुना होता है, और चारों बराबर है तो 4 से आप इसको डिवाइड करो। पॉइंट में बदलने की गलती मत करो, वरना स्क्वायर करते करते परेशान हो जाओगे। केवल आप देखो 2 × 7 14 होता है, 2 × 3 ऐसे ही छोड़ दो, 73/2। ये पता क्या है, समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई है,
आप सोचो अगर आप इसको पॉइंट में बदलेंगे तो फिर पॉइंट में तो 3 डिजिट में पहुंच जाएगा, ये घटेगा तो है नहीं अभी। ठीक है, आपको पता है एक विकर्ण हमें पता है कितना है भाई, एक विकर्ण हमें पता है कितना है 55 सेंटीमीटर। यानी दूसरा वाला जो विकर्ण है उसकी लंबाई बताइए, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। फॉर्मूला आपका वो लिखा हुआ रहता है, तो अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, और ये बराबर किसके होता है, इस समचतुर्भुज की जो भुजा है उसके स्क्वायर में। ठीक है, तो d1 की जगह आपको लगाना है 55, डिवाइड में कितना आएगा 2 स्क्वायर। d2 की जगह आपको पता नहीं है तो आप इसको ऐसे ले लीजिए, d2/2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1 2 ये है तो ये 55 के बटे में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नहीं सही है, मुझे लगा 55 ही, मुझे लगा 55 बटा 73 बटा 2 इधर है, तो 55 बटा 2 का स्क्वायर हो गया। इधर क्या है 73, और डिवाइड में क्या है 2, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। यहाँ से आपको सॉल्व करना है। अच्छा आप देखिए डिवाइड में 2 सब में आ रहा है, डिवाइड में 2 सब में आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर तो नीचे कॉमन ही आ जाएगा, तो इस 2 को भूल जाओ, है भी। आप सीधे यहाँ से शुरुआत कर लो, इसका मतलब आप सीधे कह सकते हो 55 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर और बराबर में ये होगा किसके स्क्वायर के। अगर सब कुछ नीचे सेम है तो कॉमन होके कट ही जाना है। आप भाई 2 का स्क्वायर यहाँ से भी कॉमन निकालोगे, यहाँ से भी निकालोगे, यहाँ से भी कॉमन निकालोगे, तो वो कट जाएगा, आप भूल जाओ उसको। ठीक है, अब ये 55 का स्क्वायर इधर आके माइनस ही तो होना है, d2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 73 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो d2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ही तो करना पड़ेगा उधर, ऐसे नहीं 73 का स्क्वायर है तो 55 का स्क्वायर पता हो तो निकालना, वरना आप जानते हैं स्क्वायर में बीच में माइनस होता तो एक बार प्लस कर सकते हैं और एक बार माइनस कर सकते हैं। हमारा अलजेब्रा का एक आइडेंटिटी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जब भी बनता है तो आप a प्लस b को एक बार लिख लीजिए ब्रैकेट में और एक बार a माइनस b को, तो आप 73 और 55 को प्लस कर लीजिए और यहाँ पर क्या करिए 73 और 55 को एक बार माइनस करिए, फैक्टर अपने आप से हो जाएंगे। जरा आप इसको जोड़िए, क्या आ रहा है 128, और यहाँ क्या आएगा 13 में से 5 घटाएंगे 6 में से 5 घटाएंगे कितना ही बच रहा है सही है। ठीक है, 128 होता है, 16 और 8 का मल्टीप्लाई 128, तो 8 को भी हम तोड़ ही ले रहे हैं, या फिर आप ऐसे कर लो 64 का डबल ही तो है ये 64 का डबल, और आपको पता है 18 होता है कितने का डबल 9 का डबल, तो 64 का वर्गमूल कितना होगा 2 और 2 का एक पेयर बन गया और 9 का वर्गमूल, तो 8 × 2 16, 16 × 3 कितना 48। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लगता जरूर है ये हलवा ऐसा बना है लेकिन टाइम अच्छा खासा लग जाता है, पता है कुछ नहीं, कैलकुलेशन का थोड़ा प्रॉब्लम ये रहा कि ट्रिपलेट नहीं बन पा रहा है इतना आसानी से, सबके डिवाइड में आ रहा है भाई, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, कैंसिल तब भी कर दिया वरना कैंसिल भी नहीं कर पाते। चलो ये दोनों आप करने की कोशिश करना, अगर नहीं होंगे तो अगली क्लास में करा लेंगे। कितना बोले 19 पॉइंट में लेंगे तो स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा यार, मतलब 3 डिजिट में पहुंच जाएगा स्क्वायर का। अरे तुम्हें लग रहा है पॉइंट में लेके स्क्वायर हमें आसानी से हो जाता, करो कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है। चलिए इसको करते हैं, ये वाला तो देखो एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 216 और विकर्ण की लंबाई कितनी है 24। आपको पता है समचतुर्भुज का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है d1 × d2
और अपॉन में कितना आता है, ये जो एरिया का फॉर्मूला होता है बराबर ए है। अब आपको पता है कि एक विकर्ण हमको पहले ही पता है कितना है 24, d2 की वैल्यू हमें नहीं पता है, छोड़ दो। डिवाइड में कितना आएगा, एरिया अगर हम बात करें तो कितना दे रखा है हमको 216 दे करते हैं सब। तो या तो आप इसको 2 से पहले 24 काट दो, कितना बार आ जाएगा 12 से अगर आप 216 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना बार 18। तो इसका मतलब जो हमारा दूसरा वाला विकर्ण है उसकी लंबाई पता लगनी कितनी आ गई 18। कई बार तो दूसरा विकर्ण ही पूछ लेते हैं, लेकिन अगर आपसे परिमाप पूछ रहा है तो परिमाप आप तभी निकाल सकते हैं जब समचतुर्भुज की भुजा पता लग जाए, यानी कि आप 4a की वैल्यू निकालेंगे तभी तो परिमाप आएगा। तो a की वैल्यू कैसे निकालोगे, क्या होता है d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, यानी कि पहले विकर्ण का आधा और दूसरे विकर्ण का, ये बराबर हो जाएगा किसके स्क्वायर के, a के स्क्वायर। तो देखो पता है कैलकुलेशन को कम आपके ऊपर करना है, आधा करने का मतलब 2 से डिवाइड आधा ही तो होता है। तो पहला वाला विकर्ण हमारा कितना था 24, 24 का आधा ही लिखो यहाँ पर, कितना आ जाएगा 12। दूसरा विकर्ण हमारा 18 है, 18 का आधा कितना आ जाएगा 9 का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा a का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 9 का स्क्वायर 81। 144 और 81 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 225। अगर 225 की बात करें तो 225 हमारा किसका स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है। अच्छा एक काम की बात आप ये समझ लो कि अगर जैसे कभी भी आपको रनिंग में निकालना हो, जैसे d1 और d2 पता है तो आप ध्यान रखना इसका आधा कर लेना और इसका जो ट्रिपलेट होगा वही इसकी साइड होगा। जैसे पहले विकर्ण की अगर हम बात करें उसका आधा कितना है 12, दूसरे विकर्ण का आधा कितना है, थोड़ा अरेंज कर लें, 9 पहले लिख ले रहे हैं और 12 तो आपको पता है 3 से कटेगा ये 3 बार और ये 3 से कितने बार भी, तो 3 और 4 का ट्रिपलेट कितना बनता है 5। तो अगर ये 3 का 3 गुना 9 है और ये 4 का 3 गुना 12 है तो ये 5 का 3 गुना ही तो होगा, कितना हो जाएगा 15। तो ट्रिपलेट अगर लग रहा है तो फिर आप दिमाग लगा लेना, वरना आपको ये करना ही पड़ेगा। एक ही वैल्यू यानी कि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 15 है और चारों की चारों भुजाएं बराबर है, तो परिमाप हो जाएगा 15 × 4 यानी कि कितना 60। ठीक है, ये वाला हो गया परिमाप दे रखा है, विकर्ण दे रखा है, क्षेत्रफल निकालना है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकालना है, और सैंडेड एरिया तो 3D के बाद ही पढ़ाना है, क्योंकि उसके लिए कोई अलग से क्लास लगती नहीं है मिला। उसके बाद में क्लास लगती है आगे तो उसको जो चीज़ें नहीं है उसमें वो कराना है। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं है में, लेकिन पढ़ना जरूरी है एसएससी वाले के लिए। मैं भी एसएससी परेशान हूँ, प्रॉपर्टी फर्स्ट क्लास में इसको थोड़ी में भी सवाल आना बड़ा मुश्किल होता है। आपका तो इसमें एक सवाल आता है पूरा सिलेबस लिखवा दें, पर एक दिन पूरा सिलेबस लिखवा दें।
मैथ जरूरी चीज़ है, और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, खाली मैथ से सिलेक्शन नहीं होगा, पूरे नंबर में इसलिए ध्यान रखो, सारी चीज़ें बराबर तरीके से पढ़ो। सिलेक्शन के लिए 70-80% नंबर है, केवल एक सब्जेक्ट में आप फुल स्कोर करोगे तो उससे कुछ नहीं होना है। मुझे लगता है कि खाली मैथ पढ़ना ही जरूरी होता है, बस और कुछ पढ़ना नहीं, सब कुछ पढ़ो भाई। आपको पता नहीं है कि मैथ में 100% स्कोर करने के लिए बहुत आपको पढ़ना होता है, मतलब बहुत सवाल लगाने हैं, क्योंकि आपने अगर सब कुछ सीख लिया तो टाइम मैनेज करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी है। लेकिन रीजनिंग में फुल स्कोर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप टर्न हो जल्दी पूरा। नोट हो गया क्या? कॉन्सेप्ट मुझे लिखाना है, पर वो आप देखते हैं। है तो वो ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट, लेकिन बात यह है कि मुझे इसमें इधर कराना पड़ा है, मैंने वहाँ पर नहीं लिखा। अगर ये बताओ कि अगर एक समचतुर्भुज है, इसका एक कोण मैंने कहा 60 डिग्री है, चारों साइड आपस में बराबर है, एक कोण 60 डिग्री है अगर किसी समचतुर्भुज का, तो इसके सामने वाला कोण भी तो इसके बराबर ही होगा। तो मैंने बता ही दिया कि सामने वाला कोण, बाकी ये दोनों 180 बना रहे होंगे, तो ये वाला कोण कितना होगा? तो ये बात हिडन रहेगी कि दूसरा कोण 120 डिग्री होगा। अपने माइंड से सोचो, एक कोण अगर 60 है तो दूसरा वाला कितना होगा? सामने वाला 60 होगा और 120 के सामने वाला 120 होगा। अब होता है क्या है, अगर आप इसकी डायगोनल निकालेंगे तो अब आप ये बताओ, ये 60 है और ये दोनों साइड तो आपस में बराबर ही है, दोनों साइड बराबर है, तो ये दोनों भी तो 60-60 होंगे, और ये दोनों 60-60 होंगे, तो ये वाला जो विकर्ण होगा, यानी छोटा वाला विकर्ण जो होगा वो इसकी साइड के बराबर होगा। अगर आप प्रीवियस ईयर लगा के तो देखना कितनी बार ये चीज पूछी गई है। एक समचतुर्भुज का परिमाप इतना है, उसका एक कोण 60 डिग्री, तो छोटा विकर्ण कितना, तो छोटा वाला जो विकर्ण होगा वो इस समचतुर्भुज की जो साइड है उसके बराबर ही होगा, पहली बात। अगर आपसे पूछे बड़ा विकर्ण बताइए, फिर कैसे निकालेंगे? तो आपको पता है कि अगर दूसरा विकर्ण खींचेंगे तो इस पे 90 तो बनाएगा। 90 बनाने का मतलब, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में 90 बनाने का मतलब ये है कि उसकी हाइट है, और हाइट का फॉर्मूला आपको पता है √3/2 इनटू क्या होता है। अब आपको पता है हाइट तो यहाँ से यहाँ तक होगी और यहाँ से यहाँ तक, मतलब 2 बार हाइट काउंट करनी, तो इसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ा वाला जो विकर्ण होगा वो √2 इनटू क्या होगा, ठीक है। अब एरिया की बात कर लेंगे, तो एरिया अगर आप निकालना चाहें तो 2 तरीके से निकल आएगा। या तो आप इस समचतुर्भुज का, सॉरी समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों हैं तो बराबर ही, तो एक का एरिया निकाल कर 2 से मल्टीप्लाई। डायरेक्ट याद रखना चाहो तो आपको अभी तो बताया कि क्या होता है, d1 इंटू d2 और अपॉन, तो आपने कहा d1 कितना है √3, d2 कितना है a, डिवाइड किससे होगा, 2 से। तो अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो √3 इंटू a² अपॉन में कितना आ गया। अब सोचो, वैसे अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं तो √3/4 इंटू a² ही तो होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कट जाएगा, कितना बचेगा। तो मैं तो इसीलिए कहता हूँ कि आप एरिया निकालें तो ऐसे ही याद रखो, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू a², यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और अगर आपको 2 समबाहु त्रिभुज यहाँ पर दिख रहे हैं, इनका एरिया निकालने के लिए इसी में मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगा, 2 से 4 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा, तो आप ध्यान रखना छोटा विकर्ण कैसे निकालते हैं 60 डिग्री पर, बड़ा विकर्ण कैसे निकालते हैं और उसका एरिया कैसे, क्योंकि उस केस में आपको केवल उसका परिमाप या उसकी भुजा की लंबाई ही दी जाएगी। 31